हो गया? ओके, लेक्चर नंबर लिखो। जी मोहतरम, लार्ज लिमिटेड ने ये इन्वेस्टमेंट्स की हैं। होमवर्क में सवाल मिला था, इसका पेज नंबर गलत लिखा गया था लेकिन बाद में सही कर दिया गया था नोट्स में। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू 6 लाख है, ये परचेज की थी, उसने इशू की थी, हमने परचेज फॉर 90,000 डिस्काउंट, यानी परचेज प्राइस आ जाएगी 5,10,000 और फेस वैल्यू आ जाएगी 6 लाख एंड कैरी इंटरेस्ट ऑफ 4%। ये कूपन रेट है और रिडेम्पशन वैल्यू दी हुई है। रिडेम्पशन वैल्यू क्या करना आखिरी साल तक, तो हमारा सवाल जाता नहीं होता। लार्ज लिमिटेड प्लान्स टू होल्ड अंटिल रिडेम्पशन एंड रिसीव अ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। तो हम लिख के आएंगे डिस्कशन के अंदर, ये एडवाइस करना है अबाउट द अकाउंटिंग ऑफ, तो हम लिख के आएंगे एज द इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स इज मेड विद अ प्लान टू होल्ड अंटिल रिडेम्पशन to receive the contractual cash flows, that is principal and interest. So these will be classified under amortized cost model. इनको amortized cost में रखा जाएगा। Further, these will initially be measured at its purchase price, बल्कि fair value लिख दीजिएगा। These will initially be measured at fair value of 5,10,000 plus the transaction cost if एनी। हमारे सवाल में तो है ही नहीं, इफ एनी, अगर होती तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इसमें डालते। बेहतर है कि वर्किंग वन करके इसका इंटरेस्ट भी निकाल दीजिएगा, मैंने नहीं किया हुआ। एंड देन द इंटरेस्ट विल बी रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन इफेक्टिव रेट बाय मल्टीप्लाइंग द, वो जो फिगर निकली थी उसको इफेक्टिव रेट से मल्टीप्लाई करके, बैलेंस वाली। तो मोर और लेस यही सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज लेनी है, बिजनेस मॉडल है होल्ड करने का, और इनिशियली इनको एफवीटीपीएल पे रखना है। बहरहाल ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको आप फिलहाल इग्नोर कर दीजिएगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑल्दो कॉल्ड एज शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को शेयर्स ही कहा जाता है। अच्छा सॉरी, पहले पढ़ तो लें। 10,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं कि आपने किसी को उधार दिया है, वो वापस मिल जाना है, उधार दिया है वो वापस मिल जाना है। तो पहले मुझे देखना पड़ेगा ये उधार दिए या लिए है। मादरत, 10,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशूड। अच्छा, ये तो हम उधार ले रहे हैं, हमने उधार लिया है और रिडीम हो जाना है यानी वापस हो जाना है। एट ₹10 पर शेयर इनकी फेस वैल्यू है विद एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 6%, रिडीमेबल इन 2020। ये रिडीमेबल है 2020 में एट देयर फेस वैल्यू। मेरे भाई याद रखिएगा कि सवाल कह रहे हैं इशू भी फेस वैल्यू पे हो रहे हैं और रिडीम भी फेस वैल्यू पे होने हैं, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जीरो है। अगर वो होती तो भी मसला हो जाता, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जीरो है। इस वजह से माना कि उसने इफेक्टिव वो दिया हुआ कूपन रेट, लेकिन इफेक्टिव रेट भी यही होगा। और डिफॉल्ट मॉडल लोन लेने का है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। फाइनेंशियल लाइबिलिटी पेज 9, फाइनेंशियल लाइबिलिटी डिफॉल्ट मॉडल है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। रिडीमेबल प्रेफरेंस ऑल्दो कॉल्ड एज शेयर्स आर नॉट इक्विटी, दे आर लोन, consequently they should be classified as a non current liability in the balance sheet. The dividend paid will be shown in finance cost. The shares are consequently a financial liability held at amortized. In this case, shares are issued and redeemed at the same value. The effective rate and nominal rate will be same. So each year ₹6,000 will be shown as interest in P&L. ये P&L में जाएगा, लेकिन कहते इसको डिविडेंड है, लेकिन जाएगा फाइनेंस कॉस्ट। कूपन रेट और इफेक्टिव रेट बराबर क्यों है? क्योंकि फेस वैल्यू और रिडेम्पशन वैल्यू परचेज प्राइस और रिडेम्पशन वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट सवाल में जीरो है। देखिए कूपन रेट और इफेक्टिव रेट क्यों चेंज होता है। अगर आप 1 लाख का उधार लें और उस पर पहले साल 10,000 लें, दूसरे साल 10,000 लें,
ये 1 लाख मैंने लिखे 10,000, मतलब है कि 10%, और अगले साल 10,000 और वो 1 लाख वापस ले लें, तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा? मुझे कूपन रेट बताएं क्या था? 10%, 1 लाख पे। तो मैंने 3 साल 10,000 इंटरेस्ट लिया और आखिरी साल वो पैसे वापस ले लिए, तो देखिएगा इफेक्टिव रेट भी क्या निकल आएगा। फर्स्ट वाला नेगेटिव ना करें, बाकी वाले नेगेटिव कर दें, क्योंकि मैंने लोन लिया है, तो फर्स्ट वाला पॉजिटिव कर दें और बाकी लोन मैंने वापस किया है। पहले से ही पता है 10% आ रहा है, इतने गौर से देख रहे हैं, पता नहीं क्या होगा अभी। अच्छा, इसको आप राउंड करके भी देख लें, तो खोल के भी देख लें तो 10% ही है। लेकिन अगर इसमें आप लोन लेते 1 लाख का और लॉयर को देते 200 रुपया, तो फिर ये 200 हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंस को बढ़ाता, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारा नुकसान है। तो फिर ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट आने की वजह से हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता। डन। तो बिल्कुल लिखा या करें सवाल में, अगर ऐसा डिस्कशन का सवाल मांगे कि फेस वैल्यू और रिडेम्पशन वैल्यू, परचेज प्राइस और रिडेम्पशन वैल्यू दोनों फेस वैल्यू पे और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी 0 है, दैट्स व्हाई कूपन रेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू इफेक्टिव रेट। डन? ओके। फाइनेंशियल लायबिलिटी निकालें, पेज 8। फाइनेंशियल लायबिलिटी का मतलब होता है लोन लेना। वी इशू डिवेंचर, वी इशू लोन नोट, वी इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, वी रेज लोन। इसकी डिफॉल्ट कैटेगरी है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, और इसको एफईटीपीएल पे तब रखते हैं। एफईटीपीएल में हम अपने मसले वाला गेन लॉस लेके जाते थे ओसीआई में, और मार्केट वाला बैलेंसिंग लेके जाते थे पीएनएल में। एफईटीपीएल पे मैंडेटोरीली रखना है अगर आपने लाइबिलिटीज को बेचना है। लाइबिलिटीज बिकती हैं, आप अपनी लाइबिलिटी अगले बंदे पे ट्रांसफर कर दें, तो लाइबिलिटीज भी बिकती हैं। अगर आपने बेचने के लिए लाइबिलिटीज रखी हैं, और दूसरा ऑप्शनल है एफईटीपीएल पे रखना, आपकी मर्जी है, उधर भी रख सकते हैं इधर भी, अगर ये रिड्यूस कर रहे हैं अकाउंटिंग मिसमैच। अगर अकाउंटिंग मिसमैच रिमूव करना है तो आप इसको किस पे रख सकते हैं? इफ अ फाइनेंशियल लायबिलिटी इज ऑप्शनली डेजिग्नेटेड एफईटीपीएल यूजिंग द फेयर वैल्यू ऑप्शन, देन दिस इलेक्शन इज ये इररिवोकेबल है। अकाउंटिंग मिसमैच आज देखें क्या होता है। हमने कुछ डिवेंचर बाय करने हैं और वो रखने हैं एफईटीपीएल पर, बिकॉज दे आर बॉट, उसकी लॉजिक है बिकॉज दे आर बॉट फॉर ट्रेडिंग, अभी बाद में नोट कीजिएगा, पहले समझ लें। हमने कुछ डिवेंचर बाय करने हैं, और डिवेंचर बाय करने का मतलब होता है किसी को उधार देना। हमने कुछ डिवेंचर बाय करने हैं और वो रखने हैं एफईटीपीएल पर, बिकॉज दे आर बॉट फॉर ट्रेडिंग। एफईटीपीएल पर डिवेंचर्स को कब रखा जा सकता है? जब वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए हो। हमने कुछ डिवेंचर बाय करने हैं, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, और वो रखने हैं एफईटीपीएल पर, और वो रखने हैं क्योंकि वो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है।
और दूसरी तरफ हमने कुछ डिबेंचर इशू किए हैं फॉर रेजिंग मनी फॉर बाइंग डिबेंचर्स। वो डिबेंचर इशू करने का मतलब ये है कि हमने असल में हमें किसी ने बताया था उधार ले लो, कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आगे उधार दे देना तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसकी बातों में हम आगे, तो जब बातों में आगे तो हमारे पास पैसे थे नहीं लोगों को देने के लिए, उधार पकड़ के किसी और को उधार दे दिया। तो हमने किसी और को उधार देना है और सोचा हुआ है वो इन डिवेंचर्स ट्रेडिंग के लिए रखेंगे, और दूसरी तरफ हमने कुछ उधार लेना है फॉर इशूइंग मनी, ताकि हमारे पास पैसे आए कि डिवेंचर खरीद सकें। और इशू डिवेंचर्स अमोर्टाइज कॉस्ट पर आ सकते हैं। इशू डिवेंचर्स इसलिए अमोर्टाइज पे कॉस्ट पे आ सकते हैं कि उनका डिफॉल्ट मॉडल कौन सा है। ये लोन हम लिए रखेंगे, ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है। लोन लेने वाला अमोर्टाइज कॉस्ट पे आ सकता है। अब मिसमैच हो जाएगा ना, फाइनेंशियल लायबिलिटीज अमोर्टाइज कॉस्ट पे होंगी और वो पड़ा होगा FVTPL पे। इस मिसमैच को रिमूव करने के लिए इनको FVTPL पर, इनसे क्या मुराद है, जो डिवेंचर मैंने इशू किए हैं, जो डिवेंचर मैंने इशू किए हैं। अब आप लोगों ने कुछ नोट नहीं करना, 1 मिनट जरा देख लें। हमने किसी को उधार देना है और हमने सोचा हुआ है ये इन्वेस्टमेंट्स मैं कर रहा हूं ट्रेडिंग पर्पस के लिए, अच्छा मौका मिल गया तो ये इन्वेस्टमेंट्स बेच दूंगा, और इनको मैंने रखना है FVTPL पे। इसके लिए, उधार देने के लिए मैंने किसी से उधार लिया, और ये उधार मेरा प्रोग्राम नहीं है ट्रेडिंग के लिए, वरना ये मैंडेटरी ट्रेडिंग में चला जाता। इस उधार लेने में मेरा मकसद ये है कि मैं इसको अपने पास रखूंगा और उधार वापस करूंगा, ट्रेडिंग पर्पस नहीं। तो डिफॉल्ट कैटेगरी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है, लेकिन अगर मेरा दिल चाहे तो मैं मिसमैच रिमूव करने के लिए इसको ऑप्शनली कहां रख सकता हूं, तो मिसमैच रिमूव करने के लिए इसको ऑप्शनली FVTPL पर रख लूंगा। अब एक दफा फाइनली पढ़ लें। हमने कुछ उधार देना है और वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए, और दूसरी तरफ हमने उधार लिया ताकि उस पैसे से उधार दें। अब जो उधार लिया है वो अमोर्टाइज कॉस्ट पर आ सकता है, लेकिन मिसमैच रिमूव करने के लिए उधार लेने को कहां रख सकते हैं, FVTPL पर। चलें जी, इसे कहते हैं अकाउंटिंग मिसमैच। हाँ जी, क्या चीज, मतलब ऐसे सिनेरियो में मिसमैच आ सकता है, वो ये बताना चाह रहा है, उधार लेना देना। अब हम FVTPL मॉडल के आज 2 सवाल करते हैं ताकि वो P&L और OCI वाली कहानी जरा हमारे जहन में आ जाए। एक कल वाले होमवर्क वाला सवाल करते हैं और एक पास पेपर वाला सवाल करते हैं। FVTPL का मॉडल देख लें वैसे है क्या। लोन का T अकाउंट बनेगा, लोन का T अकाउंट बनेगा और इशू प्राइस से शुरू होगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस में जाएगी, इंटरेस्ट को कूपन रेट पर फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे P&L में, और बारों बार इंटरेस्ट की एंट्री हम P&L में कर रहे थे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की भी बारों बार एंट्री होनी है।
डेट लाइबिलिटी को रिवैल्यू किया जाएगा और वो सारी डिस्कशन। अच्छा, एक चीज मैंने इसमें बताई थी, किसी को याद हो कि टी अकाउंट में एक काम करना है। आम तौर पे तो मैंने आपको कहा था कि टी अकाउंट इस तरह बनाना है, लोन का, लोन लिया, कैरी डाउन लिखना है और बैलेंसिंग पी एंड एल ओसीए में ले जाना है। एक काम और बताया था, वो किसी को याद हो? अगर अकाउंटिंग ईयर एंड और लोन ईयर एंड डिफरेंट हो तो बेहतर है कि इंटरेस्ट साथ साथ डालें इस अकाउंट में, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, और साथ साथ अगर पेमेंट हो रही हो तो निकाल लें इस अकाउंट से। डन? ओके। होमवर्क वाला पहले सवाल निकालें। हाइब्रिड में बड़े टाइम पे आ गए, होमवर्क वाला सवाल डिस्कस होने लगे। पहले वाली इंपॉर्टेंट डिस्कशन तो इन्ना लेला मिस हो गई है। कौन सा है पेज? 41। जरा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं सवाल को। आज कितने लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सवाल सही हो गया था घर में? वेल डन। अदील लिमिटेड रेगुलरली इन्वेस्ट इन एसेट्स। अदील लिमिटेड आम तौर पे लोन देता रहता है, यही मतलब है ना इस बात का। रेगुलरली इन्वेस्ट या ऑब्टेन, ये आम इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसे जेब से जाना। ये आमतौर पे लोन देता रहता है और उनको मेजर किस पे करता है? इतनी सी लाइन पढ़ के हमने घर में ये खोलना था। आमतौर पे इन्वेस्टमेंट करता रहता है और उनको रखता किस पे है? क्योंकि शायद ये हेल्ड फॉर फंक्शन प्लस F8 F1। ऑन 1 जनवरी हमने उधार लिया। आप लोग भी इस तरह पढ़ते हैं, उधार देता रहता है, उधार लिया, ये इन्वेस्ट के लफ्ज पढ़े होते हैं। अच्छा, अंग्रेजों के साथ रह रहे हैं, सादा कॉन्सेप्चुअल बातें ही करें। अदील लिमिटेड आम तौर पे उधार देता रहता है और उसको किस पे रखता है? इस दफा उसने 1 जनवरी को उधार लिया at a nominal value of 1 lakh to finance a similar asset। आदतन उधार देता रहता है, तो एक उसने उधार देना था, उसने देने के लिए लिया। वेला बंदा, यानी उसने सोचा मैंने किसी को उधार देने, आप पैसे तो है नहीं उधार देने के लिए, उधार देने के लिए उधार लिया। भाई पता नहीं आज तो कौन सा जमाना चल पड़ा है, हाइब्रिड में दूसरी लोगों में बातें हो रही हैं। सहाबा तो जब सदका नहीं करते थे, जिस दिन कोशिश करके कई सहाबा के बारे में आते हैं, उस दिन खास तौर पे कमाते थे सदका करने के लिए कि आज हमने सदका नहीं किया, आखिरत के सामने थी ना उनके। तो द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू क्लासिफाई दीज डिबेंचर्स टू बी मेजर्ड एट FVTPL। इस वजह से मैनेजमेंट ने सोचा है दीज डिबेंचर्स को, कौन से दीज डिबेंचर्स जो अभी भी इशू हुए हैं, इनको मैं किस पे रख लूं? TPL पे, चाके मिसमैच रिमूव हो जाए। तो अब शायद थोड़ा सा इस लाइन का आपको मतलब समझ आया हो, ये जो उर्दू में आज हमने पढ़ी है। कल तो ये मतलब समझ नहीं आया होगा इतना ज्यादा, अब शायद मतलब समझ आया हो। अब डिसीजन क्या हो गया बताएं, सिर्फ डिसीजन को हाईलाइट करें। डिसीजन क्या हो गया है? दीज डिबेंचर से क्या मुराद है? इशूड वाले। चलें जी, फैसला हो गया है कि हमने इशूड डिबेंचर्स को किस पे रखना है? FVTPL पे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है? 2000 पे। कूपन रेट दिया हुआ 9%। द फेयर वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स वाज 108,000 ऑन 31 दिसंबर 2018। फेयर वैल्यू डिबेंचर्स की है 31 दिसंबर 2018 को, हमारे साल के आखिरी दिन, 1,08,000। एंड देयर वाज नो चेंज इन आवर क्रेडिट रेटिंग। हमारे पे लोगों का एतमाद कोई उठा बड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ, शायद सारा ही P&L जाएगा, सारा ही P&L मार्केट की वजह से। और अगले साल उसकी फेयर वैल्यू हो गई 1,02,000। एंड AL ने ये अंदाजा लगाया है, इसमें 4,000 मसला है हमारी वजह से, 4,000 मसला है हमारी वजह से। अच्छा, अब मुझे बताएं कि सवाल के अंदर उसने इफेक्टिव रेट दिया हुआ है? इसलिए नहीं दिया हुआ कि इसकी जरूरत ही नहीं। मॉडल कौन सा है? इसमें
सिर्फ कौन सा रेट यूज होता है? कूपन रेट यूज होता है। अच्छा, इजी मार्क्स आपने पहले ले लेने हैं। ये है टी काउंट का स्टार्ट, इस वजह से नहीं कि ये फेस वैल्यू है, इस वजह से कि इशूड एट फेस वैल्यू। 1 लाख से आपने स्टार्ट लेने, कैरी डाउन पहले साल का 1,08,000 और अगले साल का कैरी डाउन 1,02,000। उधार बढ़ा, गम, उधार कम हुआ, खुशी। खुशी, गम आने और खुशी आनी है। आगे उसकी नेचर फिर देखेंगे क्या करना है ओवरऑल। चलें जी, फाइनेंशियल लायबिलिटी 1 जनवरी 18। होमवर्क से कंपेयर कर लें, मैं तो नहीं इंशाल्लाह नोट करने का टाइम दूंगा। उधार लिया कितना? 1 लाख। यकम 31/12/18 को उधार कितना हो गया? भाई बातें नहीं करनी। फेयर वैल्यूज ढूंढ के ना पहले आप लोगों ने लिख लिया करनी है। अब देख के बता दें कितना गम हो रहा है? 8,000 का। और कितनी खुशी हो रही है? 6,000 की। लेकिन अभी हमें नहीं पता इसके साथ क्या करना है। लेट्स सी। फेयर वैल्यू डिवेंचर की है 1,08,000। ट्रांजैक्शन कॉस्ट की टेंशन ना लें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को और इंटरेस्ट को बारों बार जर्नल एंट्रीज में लेके जाना है। इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट को तो हमेशा ही बारों बार जर्नल एंट्रीज में लेके जाना है। इंटरेस्ट को इसलिए बारों बार जर्नल एंट्रीज में लेके जाना है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड, ओहो वैसे इसको लिखना चाहिए था फिर पे जर्नल एंट्रीज ऑन 31 दिसंबर 18-19 ये लिखा, लेकिन फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 18-19 की दे दी ना, तो ईयर एंड फिर वही बन रहा है। तो इसलिए बारों बार आप जर्नल एंट्रीज में इंटरेस्ट को ले जाए, कोई मसला नहीं। अभी अगला सवाल हम करेंगे तो फिर ये बात समझ आएगी। अच्छा, फिलहाल बता दें कि 1,08,000 1,08,000 हो गया है और हमारी क्रेडिट रेटिंग में कोई मसला नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ किसने रोल प्ले किया है? मार्केट फैक्टर्स ने। तो सारा का सारा कहां ले जाए? P&L में। एक्सपेंस डेबिट या P&L डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। अगला अक्सान सैटरडे की क्लास नहीं ली थी ना? अब चाहे मुंशों को ताव दो, जो मर्जी करो, मिस तो हो गई। अच्छा, ली क्लास ऑनलाइन, ऑफलाइन। The fair value of debentures was 102 and AL has estimated that 4,000 का जो चेंज आ रहा है वो हमारी क्रेडिट रिस्क की वजह से आ रहा है। अच्छा, वैसे मुझे ये बताएं कि ये खुशी हो रही है या गम हो रहा है? खुशी हो रही है। 1,08,000 वालों को कितने पे करने हैं? 1,02,000। लेकिन दूसरे लोग तो कह रहे होंगे ना कि इन्होंने हमारे आप पैसे वापस नहीं करने। चेंज इन ओन क्रेडिट रेटिंग एज आवर क्रेडिट रेटिंग वाज ड्रॉप्ड। अब प्लीज परेशान नहीं होना कि हमारे ये क्रेडिट रेटिंग ड्रॉप हो रही है, ड्रॉप का मतलब खुशी। सर ये क्या बात हुई, ड्रॉप हो रही है और ड्रॉप का मतलब खुशी? मेरे भाई इसकी बात तफसील से कर ली थी कल, वो बात सुन लें। वो बात क्या है? अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि ये 4,000 आपको जो है वो लग रहा है, सवाल में लिखा हुआ कि 4,000 की चेंज आई है क्योंकि हमारे पर लोगों का एतमाद कम हो रहा है। तो जब एतमाद कम हो रहा है तो हम लोन कम वापस कर रहे हैं, इसलिए एतमाद कम हो रहा है ना। तो लोगों का एतमाद कम हो रहा है को कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि हमने ज्यादा उधार वापस करना है या अब कम वापस करना है? अब कम वापस करना है। लेकिन अगर लोन कम वापस करना है तो इट मींस क्रेडिट रेटिंग वाज ड्रॉप्ड। इसका क्या मतलब है कि हम लोन कम वापस करेंगे। क्रेडिट रेटिंग वाज ड्रॉप्ड, हम लोन कम वापस करेंगे। लेकिन याद रखिएगा इसका मतलब होता है टी काउंट के एंगल से खुशी। अब 4,000 की क्या रिकॉर्ड कर लें? खुशी। ये हमारी वजह से है। जब लोगों का एतमाद हमारे पे कम होगा तो हम लोन
हम लोन कम वापस करेंगे उधर, तो ये खुशी होगी। आ जाए साइड बता दें खुशी की क्या है और गम की क्या है। डेबिट साइड पे क्या आती है, गम, और क्रेडिट सॉरी डेबिट साइड पे क्या आती है, खुशी, और इधर गम। तो फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई, बाकी बैलेंसिंग निकाल लें कितना, अच्छा जी पहले साल हाथ खड़ा करके बताएं कितनी एंट्रीज होंगी, 4, कैश डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। दूसरी एंट्री होगी बार ट्रांजैक्शन कॉस्ट की, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तीसरी एंट्री होगी फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट, वो भी बार, और चौथी एंट्री 60 रुपए की होगी। कैश डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और ये हमने फेयर वैल्यू लॉस रिकॉर्ड किए, P&L डेबिट डिवेंचर क्रेडिट, 8000 बढ़ गया, और फेस वैल्यू पे कूपन रेट लगाया है, इंटरेस्ट डेबिट कैश क्रेडिट। ये हमारे साल की 4 एंट्रीज हो गई। अगले साल उधार लेने की एंट्री नहीं होगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री नहीं होगी, सिर्फ होगी अगले साल एंट्री फेयर वैल्यू पे लाने की और उधार की, उधार वो इंटरेस्ट की एंट्री तो एज इट इज नीचे उतार ली हमने। इसकी एंट्री मैंने कहा था कंपाउंड करके कीजिएगा, इसकी एंट्री कंपाउंड करके कैसे करेंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट और फेयर वैल्यू रिजर्व इन, इसको निकालना है बैलेंसिंग 6 जी। अब आप पूछो सवाल। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को नेट क्यों नहीं किया, इसलिए नेट नहीं किया कि कल क्लास वर्क आपने जाके घर में किया और होमवर्क जाके घर में नहीं किया। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इसलिए नेट नहीं किया ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इसलिए नेट नहीं किया कि इस डब्बे को आपने जाके 4 दफा घर में पढ़ा नहीं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इसलिए नेट नहीं किया। भाई कोई ऐसा मॉडल है FVTPL का जिसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट को नेट करते हैं? नहीं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कब नेट करते हैं, जब कौन सा मॉडल यूज हो रहा हो, अमोर्टाइज कॉस्ट का सॉरी हाँ ठीक है अमोर्टाइज कॉस्ट का। अभी डिवेंचर इशू की बात हो रही है, इसमें FVTOC है ही नहीं। और ज्यादा बेहतर है वो कोई भी सवाल शुरू करने से पहले ये देख लिया करें मोटा मोटा कि डिवेंचर खरीदने को, शेयर खरीदने को 2 मॉडल्स पे रख सकते हैं। ये समरी जो दी हुई है पेज 17 पे, खोले मत। डिवेंचर शेयर खरीदें थोड़े अरसे के लिए तो मैंडेटोरीली FVTPL, शेयर खरीदें ज्यादा अरसे के लिए तो इरेवोकेबली यहां ले जाएं, नहीं लेके जाना तो यहां ले जाएं। डिवेंचर खरीदे हैं टू होल्ड टिल मैच्योरिटी एंड रिसीव इन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, तो अमोर्टाइज होल्ड और मे सेल एंड रिसीव प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, तो FVTOCI हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। और अगर प्रिंसिपल इंटरेस्ट के अलावा कोई और चीज चाहिए तो फिर कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फेल तो भी, और अगर अकाउंटिंग मिसमैच रिमूव करना है वही जो भी समझाया तो भी इनको किस पे रख लें, और इधर डिफॉल्ट कैटेगरी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। लेकिन अगर मिसमैच रिमूव करना है तो मैंडेट तो ऑप्शनल FVTPL, और अगर है ही हेल्ड फॉर ट्रेडिंग FVTPL। और आपको याद होगा ये जितने मॉडल हैं FVTPL, 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 इनमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट X, इसमें कैपिटलाइज होती है, इसमें कैपिटलाइज होती है, इसमें भी कैपी, इसमें माइनस होती है, इसमें माइनस होती है। इस मॉडल में 4 कॉलम बनते थे, इसमें 3 कॉलम एक्स्ट्रा डाले थे, फेयर वैल्यू गेन एज ऑन और फॉर द ईयर, इसमें T अकाउंट बनता था। इस तरह हमें तो सब करके रिवाइज किया करते थे, हम बार बार घर में बातें किया करते ताकि पक्के हो जाए एक ही दफा। दूध का दूध, पानी का पानी, मुहावरे बड़े आते हैं। पास पेपर क्वेश्चन 6,
जी बसंत के लिए छुट्टियां होंगी जी। आज सुबह बेगम ने कई सालों के बाद मुझे कहा कि ये छुट्टी कर ले आज, तो कर लेते। क्या करें, कैसे करें छुट्टी, मुझे आप खुद बता दें, कोई हल बता दें। क्वेश्चन 6 पेज नंबर 83, पेज नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 6 का 1 Zinc Limited has entered into the following transactions. Prepare journal entries for the year end 31 दिसंबर 2022. पॉइंट नंबर 2 1 खुद ही होमवर्क में कर लीजिएगा। FET OCA का सवाल है शायद 1। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है 1 में, परचेज्ड बॉन्ड्स, परचेज्ड बॉन्ड्स, बस ये समरी खोल के परचेज्ड बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स या इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। ZL issued 2 million 10% redeemable preference shares having face value of rupees 100 each. Financial liability. 2 million redeemable preference share having a face value of at a discount of 10 each. Transaction cost issuing with the associate is rupees issuing 3. ZL Mayer preference shares कौन से वाले issued at fair value through P&L. redeemable preference shares का मतलब होता है ऐसा लोन जो वापस कर देना, FETPL। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए जो हमने मॉडल पसंद किया बोले वो कौन सा है, FETPL। मे भी ट्रेडिंग के लिए हो, कोई भी पर्पस हो। तो इस मॉडल में हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करेंगे और लोन अकाउंट बनाना शुरू करेंगे इशू प्राइस से। इंटरेस्ट को बारों बार कूपन रेट लगा के जनरल एंट्रीज में ले जाएंगे। अगर अकाउंटिंग ईयर एंड और लोन ईयर एंड मैच ना करता हुआ तो फिर हम इंटरेस्ट को टी अकाउंट में डालेंगे और ईयर एंड पे P&L OCA वाली कहानी करेंगे। एट 31 बस कर देना, दाएं वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं, बस कर दें। एट 31 दिसंबर 2022 को द शेयर्स वर लिस्टेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एट ₹80। तो ये क्या आ गई, फेयर वैल्यू। And ZL has estimated that 70% reduction in fair value is due to drop in our masla. No dividend was declared in respect of these shares. अभी तक इन शेयर्स पर डिविडेंड नहीं दिया। ये डिविडेंड नहीं होता, ये इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में जाता है और 10% इसका कूपन रेट है। इफेक्टिव रेट सवाल ने दिया ही नहीं बिकॉज मॉडल कौन सा है, FETPL। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। चलें जी, बनाएं वर्किंग नंबर 1। लोन का टी अकाउंट, फाइनेंशियल लायबिलिटी का टी अकाउंट। फाइनेंशियल लायबिलिटी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जी जाए। अच्छा हमारा ईयर एंड कोई बंदा बता दे क्या है, 31 दिसंबर 22। ओहो हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 22 और डिबेंचर का ईयर एंड है 30 जून 23। डन। अच्छा आप बताएं, आप 1 जुलाई 22 को शुरू कहां से करना है, इशू प्राइस कितना, 180।
बारों बार जनरल एंट्री कर लें ट्रांजैक्शन कॉस्ट की, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा भाई, इंटरेस्ट पे नहीं हुआ इस साल लेकिन उधार लिया हुआ, उस P&L में हम इंटरेस्ट जरूर डालेंगे, P&L में हम इंटरेस्ट जरूर डालेंगे। नो इंटरेस्ट वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब वो 10% साल के एंड पे है ना, तो ये डिविडेंड तो नहीं होता बेसिकली, तो ये इंटरेस्ट ही होता है। अब एक नई एंट्री बता दें जो आप करते थे उसमें, अल्लाह आपका भला करे, IS-21 में भी हम इंटरेस्ट सारा का सारा इसी अकाउंट में डाल देते थे। तो IS-21 में भी आप सारा का सारा इंटरेस्ट, जो लोन का बड़ा सा टी अकाउंट बनाया था एक दफ़ा, तो ये लोन का टी अकाउंट है। तो आप बताएं इंटरेस्ट की एक एंट्री करूं इंटरेस्ट डेबिट कैश क्रेडिट, या दो एंट्रीज करूं इंटरेस्ट डेबिट FL क्रेडिट, FL डेबिट कैश क्रेडिट, इस तरह इंटरेस्ट को मूव कराएं। तो एक छोटी सी चीज आज बीच में डालें, बारों बार लेके जाने की बजाय, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये एक नई चीज है। अच्छा जी, फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट। व्हाट इज फेस वैल्यू? व्हाट इज कूपन रेट? बट मल्टीप्लाइड बाय 6/12, क्योंकि 31 दिसंबर में हम खड़े हैं। 10 पेमेंट कोई नहीं हुई, वरना FL डेबिट करके कैश भी क्रेडिट करना पड़ता, पेमेंट नहीं हुई तो छोटा सा लिख लें, FL अकाउंट में आज इंटरेस्ट इसलिए लेके जा रहे हैं कि अकाउंटिंग ईयर एंड और लोन ईयर एंड डिफरेंट है। FL अकाउंट में इंटरेस्ट इसलिए लेके जा रहे हैं कि लोन ईयर एंड और दूसरा कौन सा? अकाउंटिंग ईयर एंड डिफरेंट है। डिफरेंट है। ओके करें जी आगे। अब इंटरेस्ट पे कराऊं? नहीं, अब वो वाला काम रह गया आखिरी, कैरी डाउन। कैरी डाउन निकालने के लिए मैंने फेयर वैल्यू वर्किंग 1.1 में निकाल के नहीं रखी हुई, 1.1 में निकाल लेते हैं, नहीं निकाली तो फिर इधर खुद निकाल लें, फेयर वैल्यू नहीं निकाली तो इधर निकाल लें। 2 मिलियन इंटू 80 इज इक्वल टू 160। अब कोई बच्चा बताए कितने की खुशी है या कितने का गम है, कैलकुलेटर पकड़े बगैर। लाइन का मतलब होता है वर्सेस, 190 इधर पड़ा है, 160 उधर पड़ा है। असल में इसके पीछे लॉजिक पता है क्या है? जो कंपनीज ईयर एंड पे इंटरेस्ट पे नहीं करती ना, तो लोगों को पता होता है इतना इंटरेस्ट बुक हो गया है, तो वो इंटरेस्ट को सामने रख के उसकी लोन की फेयर वैल्यू लोग निकालते हैं। तो इसकी लॉजिक ये है, इसलिए इंटरेस्ट को भी, जिन कंपनीज ईयर एंड पे वैसे ही इंटरेस्ट पे कर दें तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं आती, लोगों को पता ही नहीं होता कि लोन, अब लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितने होंगे, छोड़ो परे। लेकिन जिन कंपनीज का ईयर एंड डिफरेंट हो जाता है वो फिर मसला हो जाता है। अब सादा सी बात बता दें कि व्हाट इज द चेंज इन फेयर वैल्यू, 30 और समथिंग एल्स 30, 190 इधर पड़ा हुआ है, 60 उधर पड़ा हुआ है, 30 की खुशी है या गम है? 190 के उधार की बजाय 160 वापस करना है, बताएं खुशी है या गम है? खुशी है। 70% रिडक्शन, देखें रिडक्शन तो हो रही है ना, रिडक्शन तो हो रही है, ये बात समझा करें। 70% रिडक्शन, 100% रिडक्शन कितनी है? 100% रिडक्शन कहते हैं रिडक्शन का 70%, रिडक्शन का 70%, व्हाट इज टोटल रिडक्शन? 30, रिडक्शन का 70%, बट आई डोंट नो व्हाट इज रिडक्शन, फर्स्टली टेल मी रिडक्शन, रिडक्शन इन व्हाट? रिडक्शन इन फेयर वैल्यू। 190 वाली चीज 100, रिडक्शन इन फेयर वैल्यू का 70% हमारी वजह से है। 30 का, जैसे वो फिगर नहीं निकालते थे SRE और NCI में, SCRE और NCI में तकसीम करते थे,
उस तरह एक फिगर बैलेंस ही निकालें, उसे 2 में तकसीम करें, इनटू और बाकी ले जाएं 9। अब आप एंट्री बताएं, दोनों ही 31 दिसंबर को होंगी। एक तो इंटरेस्ट की बताएं ना, कितने से 10, और एक और 31 दिसंबर को होगी। इसमें एफएल बैलेंसिंग निकालिएगा, एफएल डेबिट, हाँ क्रेडिट कहां से, एफएल डेबिट और फेयर वैल्यू रिजर्व इन और पी जी। 70% इधर डाल दें, 30% इधर डाल दें। यही तो बात है ना, जब लोग मार्केट में फेयर वैल्यू निकालते हैं ना, फिर वो इंटरेस्ट डाल के निकालते हैं क्योंकि इसका इंटरेस्ट मिला नहीं। यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब कभी आपने इंटरेस्ट अकाउंटिंग ईयर एंड और वो डिफरेंस होगा तो इंटरेस्ट डाल के फिर आप लोगों ने देखना है कि डिफरेंस कितना आया। फिर 10 का डालने का मकसद ही नहीं, अगर अभी मैं उसी तरह अड़ा हूं कि 160 और 180 को कंपेयर करूं, फिर 10 को डालने का क्या मकसद था। अच्छा, इससे वो पिछला सवाल ज़्यादा अच्छा था, उसकी रिवीजन कराता हूँ मैं ज़रा थोड़ी सी। अच्छा इधर देखें, ₹7 चेंज इज ड्यू टू, इंटरेस्ट वगैरह नहीं डाला मैंने इसमें, और जिन सवालों में इंटरेस्ट हम नहीं डालते थे ना उनमें भी डाल सकते थे, क्योंकि उनमें फिर ये होता था कि इंटरेस्ट डला और पे हो गया तो वो खुद ही कैंसिल हो जाता था। अच्छा, ₹7 चेंज इज ड्यू टू इंप्रूवमेंट इन ओवर क्रेडिट रेटिंग। अच्छा एक मिनट, ये तो मुझे पता है कि 10 की गम है, 10 का क्या है गम है, ये तो पता है। 10 का क्या है गम है। ये 7 गम में या खुशी है, जरा हाथ खड़े करके बताएं, थोड़ा सा सोच के थोड़ा सा एक मिनट टी काउंट ऊपर से देख लें, ऊपर से तो 30 की बजाय 40 वापस करना है, तो क्या हो रहा है गम। ये 7 क्या है, 7 हमारी वजह से, वो मुझे पता है हमारी वजह से है। 7 है क्या, ऐसा भी हो सकता था 7 इधर और बैलेंसिंग इधर कोई हैवी फिगर आए, हो सकता है ऐसा कभी। फिलहाल बताएं ओवरऑल क्या है, ओवरऑल गम है। लेकिन मुझे 7 के साथ बता दे क्या लिखा हुआ है। 7 रुपए की चेंज इसलिए आई है कि लोगों का हम पर एतमाद, अगर एतमाद बढ़ता जा रहे तो हमें लोन ज्यादा वापस करना पड़ेगा, और ज्यादा वापस करना लोन क्या होता है गम। तो अल्लाह का शुक्र है, इस लाइन का मतलब भी क्या है गम, यानी लायबिलिटी बढ़ रही है। डन। लोगों का अगर हम पे एतमाद इंप्रूव हो रहा है तो हमें उधार, जब हमें ज्यादा उधार वापस करना लगेगा तो अकाउंटिंग एंगल से हमें लायबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी ना। अच्छा जी, ये हो गया क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। कैसे बनेगा जी टी काउंट ऑफ फाइनली। गम किस साइड पे आता है, गम इधर, तो पी एंड एल में फिर, अच्छा सॉरी, तो पी एंड एल के अंदर फिर
ये नीचे वाली लाइन ना बड़ी भयानक है, इससे पता चलाना पड़ता है कि खुशी रिकॉर्ड करनी है या गम। जी हमारी क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो रही है, मतलब लोग समझ रहे हैं मैं उधार वापस करूंगा। इसका मतलब है कि पहले लोग समझ रहे थे इतना नहीं वापस कर सकूंगा, अब नेचुरली मेरा उधार मुझे बढ़ाना पड़ेगा। उधार बढ़ाने का मतलब लायबिलिटी बढ़ना, लायबिलिटी बढ़ने का मतलब गम। नहीं कम होनी चाहिए, लेकिन उससे बदनामी भी तो होती है ना। हाँ बदनामी भी तो होती है कि उधार वापस नहीं करा। ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए तो अलग बात है, हम तो कहते हैं उधार ही ना लिया करें, चादर देख के पांव फैलाएं। वो तो मैंने ऐसी इंडिपेंडेंट बात कर दी। लेकिन अगर किसी को दे दिया करें तो हर वक्त उसके सर पे ना चढ़े रहें, प्यार मोहब्बत से उसको याद करा दिया करें। अच्छा सादा सी बात है, कि आपने किसी को उधार दिया हुआ है, अब आपको लग रहा है उसने पैसे नहीं देनी, लेकिन लोगों ने बताया यार उसके हालात तो बहुत बेहतर हो रहे हैं। अब वो बंदा क्या करेगा? वो बंदा लायबिलिटीज बढ़ाएगा क्योंकि आपका रिसीवेबल बढ़ रहा है। क्लियर? चलें जी, दूसरा पार्ट बनाओ।